हेलो गाइज, हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। और हम जो हैं वनडे एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो उस क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे, यानी फैक्ट पर हम चर्चा करेंगे, फैक्ट समझेंगे, डिटेल कुछ नहीं। तो चलिए, आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो नगर नियोजन देख रहे हैं। नगर नियोजन, देखिए मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख अगर विशेषता कोई है तो वो है नगर नियोजन। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, तो वो है नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। नगर नियोजन मतलब ऐसे मान लीजिए उस समय में एक एडवांस तरीके का नगर हुआ करता था वो। और उसकी खासियत ये थी कि ईंटों के मकान बने हुए होते थे और एक मकान में 4-5 कमरे होते थे और किचन होता था, रसोई होता था और पानी के लिए कुआँ होता था, ठीक है? और ख़ास बात ये थी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मतलब नगर थे मिलते हैं, वो नगर एक दूसरे मतलब नगर जो होते हैं और नगरों में जो सड़कें होती थीं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यानी ग्रिड पद्धति में, ध्यान दें, समकोण मतलब इस तरह ग्रिड पद्धति बोलते हैं इसे। एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान हैं, उनके जो दरवाजे हैं वो मेन गेट को ना मतलब मेन सड़क को ना खुल करके जो पीछे जो गलियां होती थी उनमें खुलते थे। मतलब एक तरह से एडवांस तरीके का नगर हुआ करता था। और ये तो रही नगर नियोजन की बात, समझ में आई होगी। नगर नियोजन क्लियर। सामाजिक जीवन, नगर नियोजन में एक चीज और बता दूं, आग में पकी जो मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ लेता कई बार कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का शब्द है टेराकोटा। क्या कहा जाता है? टेराकोटा। याद रहे, टेराकोटा। अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनका जो सामाजिक जीवन रहा है वो किस तरह का रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो जीवन है, सामाजिक जीवन है, उन्हें समझ लेते हैं। सामाजिक जीवन मतलब इसका इन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनका जो आधार है वो परिवार था। परिवार था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन था, मतलब कैसा था, आधार जो था वो परिवार है। इनका समाज, ये समाज कैसा था? कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस तरह का था? तो मात्र सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक था? तो मात्र सत्तात्मक था। एक तरह से ऐसा मान लीजिए मुखिया जो है माता होती होंगी, ठीक है? तो समाज मात्र सत्तात्मक था। क्वेश्चन है ये, वनडे का फैक्ट है। और समाज जो है कई वर्गों में बटा हुआ था। कई वर्गों में मतलब आपने सुना होगा कि वैदिक काल में मिलता है मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो है कर्म के आधार पे था। मतलब विद्वान 4 वर्गों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था। एक था विद्वान वर्ग, दूसरा था जो कुलीन वर्ग होते हैं मतलब शिल्पी, ठीक है, मतलब कर्मकार। और तीसरा था योद्धा वर्ग, ठीक है। चौथा था श्रमिकों का। समझ आई? मतलब 4 वर्गों में विद्वान वर्ग में जो है वैद्य आते थे, डॉक्टर उस दौरान के, और शिक्षक हुए, वकील हुए, जो विद्वान वर्ग, और जो पुरोहित थे ये सब विद्वान वर्ग में आते थे। दूसरा था योद्धा वर्ग, योद्धा जो मतलब एक तरह से लड़ाई में और अपने शहर की रक्षा करने में, नगर की रक्षा करने में ये काम आते थे। ये जो थे एक तरह से सभी लोगों की रक्षा करने का काम करते थे। तो ये थे योद्धा वर्ग में, ठीक है। तीसरा था शिल्पी वर्ग, ठीक है, या वैश्य वर्ग, ठीक है। तो वैश्य वर्ग मतलब व्यापार और जो काम करने वाले जिन्हें उद्योग धंधे जो कर रहे थे उन्हें जो है वैश्य वर्ग में रखा गया। और चौथा होता था श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग में मतलब मजदूर जो मेहनत करते थे रोज और मजदूरी करते थे, उन्हें जो है श्रमिक वर्ग में, मतलब तो यह ध्यान रखें 4 वर्गों में विभाजित था सिंधु घाटी सभ्यता। वैश्य सॉरी मतलब विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग और शिल्पी वर्ग, जिसे हम वैश्य वर्ग बोलते हैं। और चौथा श्रमिक वर्ग, ठीक है। अब देख लेते हैं ये भोजन किस तरह का करते थे। तो ये यहाँ के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के पाए जाते थे।
ठीक है, दोनों साक्ष्य में पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे शाकाहारी भी हुआ करते थे, मांसाहारी भी हुआ करते थे। ये वस्त्र किस तरह के पहनते थे? तो वस्त्र ये जो लोग हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये सूती वस्त्र का भी यूज करते थे और ऊनी वस्त्र का भी। आभूषण भी पहनते थे, इन्हें आभूषण पहनने का बहुत शौक था उनकी स्त्रियों को, और जो पुरुष है उन्हें भी। तो आभूषण सबसे पहले बात आती है किस चीजों के पहनते थे? सोना हुआ, सोने के, चांदी के, तांबे के, कांस्य के, कीमती पत्थर के, मिट्टी के, हाथी के दांत के बने होते थे आभूषण। आभूषण कौन कौन से थे? हार होता था, बाजूबंद होता था, बालपिन होती थी, अंगूठी होती थी, चूड़ियां आदि, ये सब क्या है? आभूषण होते थे। ये आभूषण जितने भी यूज करते थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो होते थे सोना, चांदी, तांबा, कांस्य और हाथी दांत, मिट्टी और कीमती पत्थर के होते थे। ठीक है, अब आता है श्रृंगार करने में भी यहाँ की जो स्त्रियां ही बहुत ही शौक रखती थी, और आपको सौंदर्य प्रसाधन मतलब श्रृंगार करने के जो साधन होता है, हड़प्पा से प्रसाधन बॉक्स, मतलब एक तरह से मान लीजिए जो साज सज्जा के जो बॉक्स होता है जिसमें क्रीम पाउडर होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, उस तरह का जो बॉक्स है वो हड़प्पा से मिला है। मतलब हड़प्पा से क्या क्या चीज़ मिली? काजल की डिबिया मिली है और सफ़ेद पाउडर मिला है, और ठीक है, काजल की डिबिया, सफ़ेद पाउडर, ठीक है, ये हड़प्पा से मिला है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो है काजल लगाते होंगे, ठीक है, और सफ़ेद पाउडर भी लगाते होंगे। चनहुदड़ों से लिपस्टिक मिली है और चूड़ियाँ मिली हैं, ठीक है। कालीबंगा से चूड़ियाँ मिली हैं, यहाँ से भी चूड़ियाँ मिली हैं, लेकिन लिपस्टिक खास तौर से, चनहुदड़ों से लिपस्टिक। तो ये लिपस्टिक, सफ़ेद पाउडर, काजल, चूड़ियाँ ये पहनते थे सौंदर्य प्रसाधन में। अब देखते हैं खेल क्या खेलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं खेल खेलते थे, मछली पकड़ते थे, खेल में ही ये खेल में ही करते थे, ठीक है। मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और शतरंज खेलते थे। पासा एक खोल होता है, डिब्बे में एक गिट्टा होता है, उसे बंद करके डालते थे, ठीक है, खेलते थे। पासा, शतरंज और पासा। अब बात आती है कि ये जो मृत्यु हो जाती थी, उनका अंतिम संस्कार किस तरह के करते थे, समाधान किस तरह का करते थे? तो मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। 3 प्रकार से मतलब एक पूर्ण समाधान, एक आंशिक समाधान, एक होता है दाह संस्कार। ये 3 तरह के मिलते हैं। 3 तरह के। सबसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे लोकप्रिय समाधान कौन सा है, तो पूर्ण समाधान सबसे लोकप्रिय है, ठीक है। तो पूर्ण समाधान में क्या होता था कि पूरी जैसे मृत्यु हो जाने के बाद पूरी बॉडी को दफना दिया जाता था, ठीक है। और आंशिक समाधान में क्या होता था कि बॉडी को पहले जंगल में छोड़ देते थे, जिससे कि पशु पक्षी जानवर जो भी खाने उसकी बॉडी खा लेते थे, और बची कुची जो बॉडी होती थी उसको दफना देते थे, ठीक है। और दाह संस्कार में जलाते थे। तो ये 3 तरह की जो प्रवृत्तियां हैं ये मिली हैं अंतिम संस्कार करने की। तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में 3 तरह का मतलब अंतिम संस्कार का चर्चा मिलती है, अंतिम संस्कार की। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। ध्यान दें, क्या थी? प्रचलित थी। अब देख लेते हैं, ये तो था सामाजिक जीवन, यहाँ से जो फैक्ट बनते हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब देखते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन धार्मिक जीवन में देख लेते हैं, सबसे क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु कौन सा है। यहां से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो प्रमुख पशु की बात अगर आए तो कुंवड़ वाला सांड प्रमुख पशु है। कुंवड़ वाला सांड जो है प्रमुख पशु है, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था, तो पशुपति शिव। पशुपति शिव प्रमुख देवता कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? पशुपति। और प्रमुख व्यवसाय कृषि, क्या है? व्यवसाय कृषि। अगर अर्थव्यवस्था की बात आया तो व्यापार, लेकिन कहीं किताब में जो क्वेश्चन माना है तुम्हें व्यवसाय व्यापार दिखेगा, लेकिन ध्यान रहे प्रमुख व्यवसाय कृषि है, अर्थव्यवस्था व्यापार पर टिकी हुई है। प्रमुख देवी कौन सी है सिंधु घाटी सभ्यता की? प्रमुख देवी तो भैया वो है मातृ देवी, जिसे धरती माता कहते हैं, धरती माता। मूर्ति पूजा का अगर सर्वप्रथम उल्लेख कहीं मिलता है तो सिंधु घाटी सभ्यता में। हमारे
जो समाज है, इसका सबसे पहला इतिहास में कहीं भी अगर साक्ष्य मिला है, तो समझ लो एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, मूर्ति पूजा का, ठीक है? लेकिन यहाँ से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब आती है कि विश्वास, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास कायम करते थे, मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। काय में विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में। और लिंग पूजा जो है, लिंग पूजा प्रचलित थी यहाँ की। हवन कुंड के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, लोथल कालीबंगा से, हवन कुंड के, ठीक है? जहाँ पे हवन होता था, हवन कुंड के साक्ष्य मिले लोथल और कालीबंगा से। जादू टोना में यहाँ के लोग विश्वास रखते थे, ताबीज पहनते थे, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन है वो देखते हैं हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्थिक जीवन प्रचलित माध्यम, मतलब अगर आर्थिक व्यापार अगर करते थे या कोई चीज लेते देते थे, तो प्रचलित माध्यम जो था, प्रचलित, हालांकि मुहरों का भी यूज होता है, लेकिन प्रचलित माध्यम, क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित माध्यम व्यापार करने का क्या था, या मतलब आपसी किस तरह से हम एक दूसरे से चीज ले सकते थे, प्रचलित माध्यम क्या था आर्थिक अर्थव्यवस्था का? तो वो था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, वस्तु एक वस्तु दे देते थे, दूसरी वस्तु ले लेते थे, लेकिन साथ में मुहर भी मिली है, तो मुहर भी चल रही थी व्यापार करने में, मान लीजिए, चाहे विनिमय करने में, मान लीजिए किसी भी चीज का विनिमय अगर हम करेंगे तो। मुहर जो है, मुहर काय की होती थी? सेल खड़ी की होती थी, ठीक है? काय की होती थी? मुहर काय की, क्वेश्चन पूछ लो, मुहर काय की होती थी? सेल खड़ी की। तो ध्यान रहे, सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था का माध्यम क्या था? तो वो था वस्तु विनिमय। हालांकि मुहर भी मिलती है, मुहर ज्यादातर प्रचलित माध्यम जो था वो वस्तु विनिमय था। मुहरें जो है सेल खड़ी की मिलती है। क्वेश्चन पूछ लिया काय की होती थी मुहरें? सेल खड़ी की। मुख्य व्यवसाय क्या सिंधु घाटी सभ्यता का? कृषि है, अर्थव्यवस्था व्यापार पर टिकी है, ठीक है? ये लोग जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? पशु पालते थे। क्या करते थे? पशु पालते थे और कृषि करते थे, उत्पादन करते थे, उद्योग चलाते थे, ठीक है, व्यापार करते थे। तो हम देख लेते हैं पशुपालन। पशुपालन में क्या करते थे? भेड़ बकरी गाय बैल भैंस, भैंसा ऊंट और गधा और घोड़े, इन चीजों को ये पालते थे। हालांकि सुअर भी पालते थे। सुअर जो है जंगली और पालतू दोनों मिलते हैं, लेकिन ये सुअर भी पालते थे। तो ध्यान रहे, गधा का हड़प्पा से साक्ष्य मिला है। गधे का अगर साक्ष्य कहीं से मिला है तो वो हड़प्पे से मिला है, हड़प्पा से, हड़प्पा स्थल से। घोड़े के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन क्या है, सुरकोड्डा से घोड़े की अस्थि मिली है। और अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि साहब 2-3 दे देगा कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो ध्यान दें, परिचित किन किन से थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? किन किन पशु से परिचित थे? हाथी से परिचित थे ये, बाघ से, हिरन से, बारहसिंगा से, रीछ से, खरगोश से, बंदर से, बिल्ली से और गेंडा से और मेंढा से, ठीक है? और अगर कहे कि ये किस पशु से अपरिचित थे, परिचित नहीं थे, तो वो था शेर। ये शेर से अपरिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। कृषि में क्या करते थे? कृषि करते थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो कृषि में क्या करते थे? सबसे पहले ये देख लेते हैं, कृषि में जो उपकरण यूज करते थे तो वो कौन कौन से हैं? हल है, कुदाल है, कुदाल, कुल्हाड़ी है, हंसिया है, दरांत जैसी हंसिया, ठीक है? बनावली से, देखिए ये मिले तो नहीं है, लेकिन इनके प्रतीक रूप, मॉडल रूपी खिलौना की तरह मिले हैं। जैसे बनावली से मिट्टी का हल रूपी खिलौना मिला है, हल रूप का खिलौना बनावली से, ठीक है? और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और कालीबंगा से ही एक ही खेत में 2 फसलों के बोने के भी साक्ष्य मिले हैं। अब बात आती है कि कृषि में क्या करते थे, उत्पादन काय का करते थे कृषि में? तो भैया गेहूं हुआ। तो एक चीज बताऊं सर्वप्रथम यहाँ पे, कि सर्वप्रथम पूरी विश्व में सबसे पहले अगर कपास को उगाने का काम किया तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। तो कह सकते हैं कपास को उगाने का और कपास को मतलब यूज करने का, प्रयोग में लाने का अगर किसी ने सबसे पहले किया तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने।
अर्थात कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही विश्व को ये चीज़ दी है, तकनीक दी है, कैसे प्रयोग में लेंगे और कपास क्या होती है ये बताया है। तो भैया ये गेहूँ 9 प्रकार की फसलों का ये उत्पादन करते थे। 9 प्रकार कह रहा हूँ 9 फसलों का ये जो है उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में 9 फसलों का उल्लेख मिलता है। गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, राई, सरसों, मटर, कपास। ठीक है? तो जब आपको बता दूं चावल के साक्ष्य लोथल रंगपुर से मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? लोथल रंगपुर से। और कपास की बारे में बात चल रही तो कपास को यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कपास को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडोन नाम से पुकारते थे। काय के नाम से पुकारते थे? सिंडोन। अब बात आती है उद्योग, ये काय का उद्योग करते थे? इनका जो प्रमुख उद्योग है, क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग बताइए, उद्योग क्या है निम्न में से? तो भाई वो है वस्त्र उद्योग। कौन सा है? वस्त्र उद्योग। और वस्त्र में ये जो है ऊनी या सूती वस्त्र बनाते थे। ठीक है? अब बात आती है और कौन कौन से उद्योग बनाते करते थे? धातु उद्योग हुआ, मन का उद्योग हुआ, मूर्ति उद्योग हुआ, मृदभांड उद्योग हुआ। ठीक है? और साहब हाथी के दांत से बनी जो वस्तुएं होती हैं उनके उद्योग हुआ, और ईंट उद्योग हुआ। ईंट उद्योग हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार, व्यापार जो है 2 तरह से होता था, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। संबंध, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध कहां कहां से थे? अफगानिस्तान, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से थे। अब विदेशी व्यापार कहां कहां से होता था? मेसोपोटामिया से और मिस्र से, फारस की खाड़ी के क्षेत्र से ये विदेशी व्यापार होता था। अब आपको यहीं बता दूं मेसोपोटामिया में एक अभिलेख मिला, उसमें दिलमुन, मगर और मेलुहा शब्दों का जिक्र है। दिलमुन जो है बहरीन को दर्शाता है, मगर जो है मकरान को, मेलुहा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को दर्शाता है। अर्थात यहाँ पर इन क्षेत्रों से व्यापार होने के एक तरह से अभिलेख में जिक्र है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी क्षेत्र के लोगों को या सिंधु घाटी क्षेत्र को किस नाम से पुकारते थे? मेलुहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम मेलुहा भी कहते हैं। ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता को हम मेलुहा भी कहते हैं, मेलुहा। आयात क्या की कौन कौन सी वस्तुएं इस सभ्यता के लोग आयात कौन कौन सी वस्तुएं करते थे, कहां से करते थे, ये देखेंगे। सोना जो है अफगानिस्तान से किया जाता था और अपने कर्नाटक से किया जाता था, कोलार की खान से। चांदी अफगानिस्तान से की जाती थी आयात और ईरान से। तांबा खेतड़ी राजस्थान में एक जगह है, वहां से तांबा आयात किया जाता था। और ओमान से, तो तांबा कहाँ से? खेतड़ी और ओमान से। टीन अफगानिस्तान से की जाती थी। देखिए तांबा जो है ना वो मुलायम, यानी एक तरह से कठोर धातु नहीं है, मुलायम है। तो इससे कोई कठोर कोई उपकरण बनाया जाता तो उस बनाने में मुश्किल होती थी। तो इन्होंने क्या करा, टिन को मिलाना शुरू कर दिया, उसमें तांबे में टिन को मिला दिया और टिन मिलाकर एक कांस्य बन गया। कांस्य मजबूत होता है। ठीक है? इसे उसमें इसका उपयोग जो है अन्य उपकरणों में किया जाता था कांस्य का। सेलखड़ी मोहरें बनाने में प्रयोग ली जाती थी। सेलखड़ी जो है आपकी बलूचिस्तान से और राजस्थान से प्राप्त की जाती थी, आयात की जाती थी। लाजवर्द खसा है अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में। यहाँ से फिरोजा ये पत्थर है, ये खुरासान से प्राप्त किया जाता था या मंगाया जाता था। लाल रंग फारस की खाड़ी से प्राप्त किया जाता था, आयात किया जाता लाल रंग। ठीक है? और शिलाजीत हिमालय के क्षेत्र से प्राप्त की जाती थी, आयात की जाती थी। तो यहाँ पूछ लेगा कि यहाँ की जो मृदभांड हैं, यहाँ के जो बर्तन हैं, उस पर रंग किस तरह का मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन हैं, मृदभांड हैं, उन पर रंग किस तरह का मिलता है? तो लाल मिलता है, ध्यान रहे। ये तो रहा व्यापार समेत। यातायात, यहाँ पे जो यातायात किया जाता था, चाहे वो सामानों का हो, व्यापार संबंधित हो, तो ये व्यापार जो है 2 तरह से होता था, एक स्थल मार्ग से होता था और एक जल मार्ग से। तो स्थल मार्ग से तो बैलगाड़ी से ढो के ले जाते थे। जैसे मानो
जल मार्ग से ढो रहे हैं, स्थल मार्ग से ढो रहे हैं तो बैलगाड़ी से ढोलेंगे, और जल मार्ग से ला रहे हैं तो क्या बंदरगाह पे ला करके उतार लिया सामान, फिर बैलगाड़ी से ढो लिया। इस तरह से होता था। स्थल में ढोने का काम बैलगाड़ी से किया जाता था, जल में नाव से किया जाता था। नाव जो है नाव का साक्ष्य है, एक तरह से कह सकते हैं। लोथल में मिट्टी की नाव मिली है, मतलब मिट्टी का बना हुआ मॉडल मिला है नाव का। कहाँ से? लोथल से। और बंदरगाह मिला है लोथल से। बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेगा आपसे कि बंदरगाह किस स्थल से प्राप्त मिला है, तो वो है लोथल। मापतोल की क्या इकाई ही, किस तरह से मापते थे? तो पैमाने का उपयोग करते थे। ये कुछ पैमाने मिले हैं। हड़प्पा से तांबे का पैमाना मिला है, और मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला है। सीप मोहनजोदड़ो से। लोथल से हाथी के दांत का पैमाना मिला है। लोथल से, ध्यान रहे, मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना, और हड़प्पा से तांबे का पैमाना, लोथल से हाथी दांत का पैमाना, और कालीबंगा से मिट्टी का पैमाने के मिलने साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो है बाट का प्रयोग करते थे वैसे वजन तोड़ने के लिए। बाट जो है पत्थर के होते थे। काय के होते थे? पत्थर के। तो सब लोकप्रिय अगर बाट है, सबसे प्रिय इनका जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का लोकप्रिय बाट रहा है, वो घनाकार रहा है। घनाभ के आकार, घन के आकार का होता था। ठीक है, सबसे लोकप्रिय बाट था वो घन के आकार का। बाट जो है दो तरह के होते थे, बड़े बाट और छोटे बाट। बड़े बाट जो है 16 के गुणज होते थे, जैसे 16, 32 हैं, 48, इस तरह से गुणज होते थे। और छोटे बाट जो होते थे दुगने होते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं मुद्राएं। मुद्रा किस तरह की यूज करते थे? तो 2500, इस सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र से 2500 से अधिक मुद्राएं मिली हैं, और ये पत्थर की होती थी। काय होती, देख लेना, पत्थर की या कांचली मिट्टी की या मिट्टी की या तांबे की होती थी ये मुद्राएं। ठीक है, सबसे अधिक मुद्राएं जो हैं अगर मिली हैं तो वो सेल खड़ी पत्थर की मिली है। काय की मिली है सबसे अधिक मुद्रा? पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक जो मुद्राएं मिली है काय की मिली है? सेल खड़ी पत्थर की मिली है। और ये कैसी होती थी मुद्राएं? ये मुद्राएं कैसी होती थी, मतलब मुहरें किस तरह की होती थी? वर्गाकार होती थी, आयताकार होती थी, गोल होती थी, और बेलनाकार होती थी। इस तरह की ये मुद्राएं होती थी, मुहरें होती थी। ठीक है, और सबसे मैं आपको एक चीज बता दूं, गोल जो है, गोल जो मुहरें हैं लोथल से मिली है। और ये जो है अगर गोल सबसे फारस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई मुद्रा रही है तो वो गोल वाली रही है। ठीक है, अगर कही जाए कि अपने सिंधु घाटी सभ्यता में लोकप्रिय मुद्रा किस तरह की होती थी? वर्गाकार होती थी। कैसी होती थी? वर्गाकार, वर्ग के आकार की। सही है, वर्गाकार लोकप्रिय थी। क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोकप्रिय मुद्रा कौन सी है, तो वर्गाकार है। ठीक है, अंकित चित्र कौन कौन से होते थे? मतलब मुद्राओं पर या मोहरों पर चित्र अंकित हुए मिलते हैं। तो कुबड़ वाला सांड मिलेगा, बाघ मिलेगा, और गेंडा मिलेगा, भैंसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले कि सबसे अधिक मुद्रा पर या मोहर पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र अंकित है, तो भैया वो है एक श्रृंगी पशु का। किसका है? एक श्रृंगी पशु का। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से त्रिमुखी, तीन मुख के देवता की मुद्रा मिली है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो लिपि की बात करें तो लिपियां जो हैं ये मोहरों पर अधिकतम मिली हैं। तो देखिए सबसे अधिक साक्ष्य है लिपि के कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। और ये लिपि किस तरह की होती थी? चित्रात्मक, ये भाव चित्रात्मक बोलते हैं। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि है ये। कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक। इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और इस लिपि को ब्रिष्टुफेदन भी बोलते हैं। ध्यान रहे, ये भावचित्रात्मक लिपि में बताया गया है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, और ब्रिष्टुफोद कहीं कहीं किताबों में मिलता है कि इसी लिपि को, जो भावचित्रात्मक या चित्रात्मक लिपि है, इसको ब्रिष्टुफेदन बोलते हैं। लेकिन क्या ब्रिष्टुफेदन लिपि, इनकी जो लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की, उसका नाम ब्रिष्टुफेदन है दूसरी लिपि का, मतलब है वही। क्या है? दो तरह से है, कहीं कहीं तो दाएं से बाएं मिल गई है, लेकिन कहीं कहीं इस तरह की मिली है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह की लिपि को ये चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक बताया गया है। और इस तरह की लिपि को ब्रिष्टुफेदन, ब्रिष्टुफेदन, ये दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं
लिखी होती है, ठीक है? तो ये इस तरह की लिपि रही है, तो ध्यान दें अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, ये भाव चित्रात्मक है। चित्र से होते हैं, वो पहचान जाते हैं। पतन, अब आती है बात कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो देखिए इसमें मतभेद हैं विद्वानों में, कोई विद्वान कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इसके अनेक कारण रहे होंगे, शायद भुखमरी से, मतलब इस तरह से वहाँ पतन हो गया हो, भुखमरी हो या बीमारी हो सकता है कि अ, कुछ और समस्या रह गई हो या बाढ़ आ गई हो। तो बहुत से अनेक कारण रहे हैं, लेकिन इसमें सभी विद्वान एक मत नहीं है, सभी के अलग-अलग मत है। जैसे अनेक कारण है, वैसे बाढ़ का जो है, बाढ़ के बारे में मार्शल थे एक, जॉन मार्शल, वो जो हैं कहते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है, बाढ़ से मोहनजोदड़ो का पतन हो गया है। ऐसी मैके हैं, ये चंदहुदड़ो को बताते हैं कि बाढ़ से इसका पतन हो गया है। एस आर राव जो हैं, ये जो हैं लोथल को, कि साहब लोथल का भोगवा नदी में बाढ़ आने से इसका पतन हो गया। तो ध्यान रहे, पतन मतलब कई कारण हैं वैसे, लेकिन विद्वान जो हैं यानी इतिहासकार कह सकते हैं, एक मत नहीं है इसे बताने में कि कैसे सटीक बताया जाए कि कैसे इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो ध्यान रहे कुछ विद्वान बाढ़ के लिए कहते हैं, कुछ को और को कहते हैं, ठीक है? तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये समझ लो कि मार्शल जो है मोहनजोदड़ो को बताते हैं और मैके चंदहुदड़ो को, एस.आर. राव जो हैं लोथल को बताते हैं। तो मुझे उम्मीद है गाइज़, जो फैक्ट थे, क्वेश्चंस थे वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैंने आप तक पहुँचाए हैं।